It is rightly said, evil is powerless if the good are unafraid. Law enforcement officers are never off duty. They are dedicated public servants who are sworn to protect public safety at any time and place. They give full time attention to duties which are incumbent on every citizen in the interest of community welfare and existence. Let's begin with our new episode, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. They say when you have the passion and zeal to do something in life, nothing can stop you from achieving it. Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum. It's time to begin with another episode of Orators Club. It gives me immense pleasure to welcome our very special guest today who will take us through her journey of becoming an IPS officer who is an additional DCP and Nodal Officer Nirbhaya Squad, Jaipur. Hello, ma'am. हाँ, नमस्कार। Namaskar, ma'am. नमस्ते मैम। So, ma'am, I'm Gaurika and he is Nishant and we are your hosts for today. So, ma'am, first question मेरा आपसे ये रहेगा कि आपकी जर्नी पूछना चाहूंगी मैं, लाइक आप एक एडिशनल डीसीपी हैं और आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज आप इस मुकाम पे कैसे पहुंचे हैं? मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो जितने भी श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूंगी कि आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एडिशनल डीसीपी सुनीता मीना आप सभी को हृदय से नमन करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहूंगी। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि श्रोताओं के बिना जब आदमी बोलता है तो उसके बोलने का कोई मतलब नहीं होता, तो आप सुन रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत नसीब की बात है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी डेफिनेटली स्कूल टाइम से ही। काम के अंदर मतलब जितने भी पढ़ाई के अंदर चाहे हम बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन स्कूल टाइम पर हम लोग अच्छे करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे थे, इसीलिए अपने टीचर्स के हमेशा आंखों के तारे बने हुए थे। और यही कहीं कारण भी है कि उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और उन लोगों ने हमारी अंदर की जो छुपी हुई जो टैलेंट था उसको निखारा। तो बहुत हद तक जो मेरा इस मुकाम तक पहुंचने का कारण है वो मेरे टीचर्स हैं, और उसके बाद में मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे कभी भी नीचे या पीछे झांकने का मौका नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया कि इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू एवरीथिंग। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो ये चीज मेरे बचपन से ही मेरे मन में थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ टर्निंग पॉइंट्स भी आते हैं, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ एक ऑफिसर्स जो प्रेयर के टाइम पे हमारे यहाँ आते थे और आकर हमें बताते थे कि किस प्रकार से उन्होंने ये जर्नी शुरू की और किस प्रकार से वो बने। तो उन्हीं में एक ऑफिसर आए, तो उन्होंने बोला कि मैं बड़ी मुश्किलों से पास हुआ करता था और बहुत मुश्किलों से मैंने बीए पास करी, लेकिन इसके बाद में घर वालों ने निकाल दिया, तो दोस्त के साथ रहा। और उसके बाद में मुझे पैसों का मतलब पाई का जब मोहताज होना पड़ा, तो मुझे पैसों की वैल्यू समझ में आई। एंड देन मैंने मेहनत करी और मैं आज आपके सामने एसडीएम के पद पर हूँ। तो मैंने कहा जब ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि मैथ पढ़ाई में तो ठीक हो ही। उसके बाद में मैंने लगातार बहुत मेहनत करी, और लगातार मेहनत करने का ये फायदा हुआ कि अच्छे परसेंटेज आए, अच्छे डिवीजन से पास हुए। कॉलेज के अंदर भी जब गए तो अपन, चूंकि मैं करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छी थी, स्टेज पे बहुत अच्छा मेरा वो रहता था परफॉर्मेंस, और जिसको बोलना चाहिए जीतने की बड़ी चाह थी। तो मतलब हर कंपटीशन में मैं पार्ट लेती थी, और हर कंपटीशन में पार्ट लेने के बाद में उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग में कहीं ना कहीं अपना नंबर जरूर लगता था। तो वो बड़ा अच्छा लगता था, और अखबारों में नाम आता था तो और भी ज्यादा अच्छा लगता था। तो स्कूल टाइम पे ही मैं ये जो साइंस मॉडल कॉम्पिटिशन थे इसमें मैं नेशनल लेवल तक जाके आई। जिम्नास्टिक की मैं प्लेयर रही हूँ, और इसके बाद में मैंने बीएससी भी गोल्ड मेडलिस्ट किया। तो बीएससी भी मेरा अच्छा मतलब रहा कॉलेज की, मैं ऑलराउंडर टॉपर्स में रही। तो इसके बाद में मैंने बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट करने के बाद मैंने एमबीए किया, यहाँ से आकर एमए किया। और मैं आपको जर्नी के अंदर ये भी बताना चाहूंगी कि जब मैं एमबीए करने के दौरान में जब जयपुर में आकर मैंने एमबीए किया, और जो बीएससी मैंने किया वो चित्तौड़गढ़ से किया, तो बड़े छोटे एरिया से मैंने साइंस से ग्रेजुएशन किया। लेकिन वहाँ पे डेफिनेटली मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत पलकों पे बैठा के रखा, और मेरे मदर और मेरे फादर मुझे हमेशा बोलते थे यू आर द बेस्ट। और मेरे फादर मुझे हमेशा बोलते थे सोनू द ग्रेट, मेरा घर पे नाम सोनू है, तो वो द ग्रेट बोलते थे मुझे। तो बड़ा मुझे पता नहीं वो ताना देते थे क्या, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता था। देन यहाँ आने के बाद में मैं जब एमबीए कर रही थी, मैं हिंदी मीडियम से हूँ,
तो यहाँ पर जब एक इतना शानदार वाला स्टफ हमें मिला, पढ़ने वाले साथी हमारे सब इंग्लिश मीडियम से थे, तो उस दौरान सीआर का यानी कि कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हुआ। तो उन्होंने बोला कि अपने को तो क्या नेतागिरी करनी है, अपने इसमें से किसी भी एक व्यक्ति को निर्विरोध चुनाव अपन करा लेते हैं, खुद चुन लेते हैं। तो उनका कौन खड़ा होना चाहता है? तो मैंने आपको बताया कि मुझे हमेशा जीतने की इच्छा रही थी और हर कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था, तो मैंने भी अपना हाथ ऊंचा किया। तो हाथ ऊंचा करते ही उन्होंने कहा नहीं नहीं आपसे नहीं होगा, यानी गुड डांस तुमसे नहीं हो पाएगा, लाइक दैट। तो उन्होंने मुझे अलग कर दिया और बाकी लोगों में से बना दिया कि इनको सीआर बनाया जाता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। मुझे बड़ा फील हुआ, तो कुछ अच्छा करने वाले हो इस वजह से आपके लिए आपको यहाँ पर नहीं चुना गया। तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेस्ट होगा ही। फिर दूसरे दिन आज में यहाँ यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहे थे अपेक्स के, तो मैंने अपेक्स का फॉर्म भर दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपेक्स का जनरल सेक्रेटरी का फॉर्म भर दिया। और यूनिवर्सिटी में 5 कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, उसके बाद राजस्थान कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज। तो ये पांचों जो है यूनिवर्सिटीज जो है इनके साथ में मिलकर ये चुनाव होता है। तो इतने बड़े लेवल पे कहाँ तो कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव था और कहाँ ये सारे चुनाव, इन सारे चुनाव से मिलकर इन सब कॉलेजेस को मिलाकर फिर मैंने ये चुनाव फाइट किया और मैं निर्विरोध जो है, निर्विरोध तो क्या मतलब चुनाव फाइट किया एंड निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैंने चुनाव फाइट किया और भारी मतों से मैं जनरल सेक्रेटरी बनी राजस्थान यूनिवर्सिटी की। मेरा यह मानना है कि जब कोई व्यक्ति कोई भी काम पूरी श्रद्धा से करता है ना, तो पूरी कायनात भी उसको साथ देती है। तो कुछ काम आप जब पूरे तन मन धन से पूरे लगन से करते हो तो सब लोग आपका साथ देते हैं और यही मेरे साथ हुआ कि लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। तो मैं दिल से उनको यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि निश्चित रूप से उन्होंने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने में, हौसला बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो मैं उस मुकाम पर उस समय पहुंच सकी। और उसी हौसले के दम पर कि मुझ में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं और भी कुछ कर सकती हूँ। देन फिर मैंने यहाँ आकर ड्यूटी के लिए मैंने फॉर्म भरा आरपीएस ऑफिसर्स के लिए। ये आरएस का ही एग्जाम होता है एंड देन इसके अंदर मेरा 2001 में चयन हुआ। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी रही। मैम वेरी इंस्पायरिंग मैम। यस मैम, दैट्स वेरी मोटिवेटिंग। बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है हमको भी कुछ ऐसा करने के लिए। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है उनका जीवन और दिनचर्या कैसी रहती है, प्लस देश का जो विकास और तरक्की होती है उसमें पुलिस का क्या योगदान होता है? बेटा जो पुलिस की जीवन है वो बहुत आसान नहीं है। निश्चित रूप से जहाँ 24 आवर्स का जो कहा जाता है जॉब, उसके पीछे कारण यही है कि हम राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहते हैं, यानी कि जब भी जरूरत होती है हमें बुलाया जा सकता है और उसमें हमारी तरफ से कुछ नानुपन हम नहीं करते और तुरंत ही हमको ड्यूटी पर पहुंचना होता है। तो समय की सीमा जो हमारे साथ में कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारे लिए कोई टाइम हमने अपना निकाला हुआ है और उस समय भी अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि हमें पहुंचना है तो हमें पहुंचना होता है। तो ये तो जरूर थोड़ा सा है जिससे कि हमें कभी कभी परेशानी का अनुभव होता है, लेकिन जब ऐसे मामले होते हैं तो एनर्जी लेवल अपने आप आता है। हमें बीमार होने का भी हक नहीं है, क्योंकि जब हम कभी बीमार भी होते हैं तो इंसिडेंट होता है तो हम वहां जाके ये नहीं कह सकते कि हम बीमार हैं, क्योंकि हमें तो उसको फेस करना ही होता है। और सच है कि जब हम वर्दी पहन लेते हैं ना तो ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। वो परेशानियां जो परिवार की तरफ से होने वाली हैं, वो परेशानियां जो बच्चे मेरे फील करते हैं, वो परेशानी जो मैं खुद फील कर रही थी, वो सब वर्दी पहनते ही दूर हो जाता है। वो वर्दी पहनने के बाद में वो जज्बा अपने आप आ जाता है, वो जुनून काम करने का अपने आप आ जाता है कि हाँ मुझे इसी काम के लिए ही नियुक्त किया गया है। और वहाँ इंसिडेंट पर जहाँ मौके पे जाके हमको तुरंत ही वो कार्रवाई करते हैं और बीमार भी होते हैं तो बीमारी अपने आप भाग जाती है। तो डेफिनेटली पुलिस का जीवन चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन एज ए लेडी पुलिस ऑफिसर मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोग बाग बड़े डरते हैं कि महिला का पुलिस में जाना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब महिला पुलिस ऑफिसर बन के आती है उसका जीवन में बड़े कई सारी चीजें जो होती है वो अप होती है, यानी कि एक तो उसका स्टेटस अप होता है, दूसरा महिला पुलिस ऑफिसर अपने दिल से काम करती है। महिलाएं हमेशा अपने दिल से काम करती है, मैं मानती हूँ, तो वो अपना 100% समाज को देती है। और मैं बहुत सच्ची बात बेटा आप लोगों से कहना चाहूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ पुलिस की नौकरी में। और अगर मुझसे कोई पूछे कि अगले 7 जन्म में आप क्या बनना चाहती हैं, तो मैं अगले 7 जन्म में भी पुलिस वाली बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस पुलिस में रहकर समाज सेवा कर सकती हूँ। और ऐसी समाज सेवा कर सकती हूँ मतलब हर एक उस व्यक्ति के, रोते हुए व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल ला सकती हूँ, उसे मैं खुशियां दे सकती हूँ।
और सबसे बड़ी बात, इस समाज सेवा की हमें तनख्वाह भी मिलती है। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है कि मैं अपने समाज को अपना बहुत कुछ दे सकती हूँ और अपने दिल को भी बहुत बड़ी तसल्ली दे सकती हूँ और अपने आप को खुशी दे सकती हूँ। तो इसलिए पुलिस का जीवन वास्तव में चुनौतीपूर्ण होते हुए भी अर्थपूर्ण है। एक जिसको बोलना चाहिए परफेक्ट जो है पर्सन के लिए, जो आइडियलिस्टिक चीज जो मानते हैं अपन, वो वाली नौकरी है। तो आई फील दिस वन इज ग्रेट। और एक पुलिस वाला जो राष्ट्र को क्या क्या दे सकता है, तो मैं बोल रही हूँ क्या नहीं दे सकता। हम पुलिस वाले सब कुछ कर सकते हैं, ये हम मान के चलते हैं। और इसीलिए चाहे कैसी भी चुनौती आए, चाहे वो कोरोना वाली चुनौती आई हो या कोई हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती हो या क्राइम कंट्रोल की सिचुएशन आती हो, हम सबके अंदर तैयार रहते हैं। चाहे कहीं पब्लिक की डिमांड वाला हो, कहीं पानी बिजली का चक्कर चल रहा हो, तो हम पानी बिजली की भी व्यवस्था कराने में आगे रहते हैं। कहीं सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लग रही होती है तो हम वहां भी तैयार खड़े होते हैं। यानी कि कहीं मेडिकल की दवाइयां बांटनी होती है तो डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम वो भी कर रहे होते हैं। और कभी फायर फाइटिंग का मामला आता है तो हम लोग फायर फाइटिंग के फाइटर्स के साथ में मिलकर आग भी बुझा रहे होते हैं। यानी कि हम वन मैन शो हैं, एक वर्दी में हम सब कुछ कर सकते हैं। हम राष्ट्र के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये, मैम शायद आपने इसका आंसर दे दिया है बट मैं आपसे फिर भी वापस पूछना चाहूंगी कि एक चीज आपको काफी मोटिवेट और इंस्पायर करती है, लाइक हर कोई होता है जिसका एक इंस्पिरेशन होता है कि हाँ ये आज मैं ये इससे इंस्पायर होकर मैं आज काम पे जा रहा हूँ। तो आपको एज अ पुलिस ऑफिसर आपको क्या इंस्पायर और मोटिवेट करता है रोज आपको ड्यूटी पे जाने के लिए? मुझे रोज ड्यूटी पे जाने के लिए अगर कोई इंस्पायर करता है तो वो परेशान व्यक्ति जिसको मेरी जरूरत है, और वो समस्याएं जो होती है जिनको कि हम अपना एक समाधान हम करते जाते हैं, और डेली की डेली कई सारी समस्याएं आती हैं, कई सारों का हम समाधान करते हैं। हमें जनता इंस्पायर करती है, हमें आप लोग इंस्पायर करते हो, हमें हर व्यक्ति जो इस देश का जिसको हमारी जरूरत है वो इंस्पायर करता है। और मैं सच्ची बात बताऊं, कभी कभी जब मैं डल फील करती हूँ, लेकिन जब भीड़ में जाती हूँ, जब कहीं समस्या का किसी का समाधान करती हूँ, तो ऑटोमेटिक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली ये आप ही लोग हैं जो कि हमें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास डेली कई सारी समस्याएं आती हैं, उनका हम समाधान करते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर समस्याएं आती हैं, फिर उनका हम समाधान करते हैं, और इसी प्रकार से ये चलता रहता है और हम इंस्पायर होते रहते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं। यस मैम, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता ही है कि किसी की मदद करो तो अपने आप एनर्जी आती है, किसी की भी हेल्प करते हैं तो या यू आर राइट, हीरो वाली फीलिंग आती है, इसीलिए हेल्प करनी चाहिए। यस मैम। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो पुलिस का जो वर्क है स्पेशली कोविड टाइम्स में, उसमें क्या क्या चुनौतियां आई हैं और आप लोगों ने उसको कैसे ओवरकम किया है? जैसे आपको ओवर टाइम भी करना पड़ा होगा और थोड़ा कोविड पेशेंट्स के बीच में भी जाना पड़ा होगा, फैमिली से भी दूर रहना पड़ा होगा, तो वो सारे चैलेंजेस आते हैं पुलिस की लाइफ में, और मैम फिर आप उसको कैसे ओवरकम करते हो? कोविड टाइम के अंदर निश्चित रूप से पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज आया, जहाँ मेडिकल वालों के लिए चैलेंज था ही। उन्होंने सोचा नहीं था अपनी लाइफ में कभी कि हमें इस तरीके की महामारी से जूझना पड़ेगा। पुलिस के साथ साथ पूरी जनता के लिए चैलेंज आया, क्योंकि हम लोगों ने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि हमें जनता को बाहर निकलने से रोकना पड़ेगा, और जनता ने भी कभी नहीं सोचा था कि कभी हमें अपने मकानों में बंद रहना पड़ेगा। बच्चों ने खास तौर पे कभी नहीं सोचा था कि हमें स्कूल नहीं जाना होगा और हमें स्कूल जाने के लिए हम तरस जाएंगे। तो ये कोरोना टाइम जो है काल में एक बड़ी चुनौती जो हमारे सामने आई कि हमें लोगों को रोकने में बहुत परेशानी रही, क्योंकि आम व्यक्ति को जहाँ काम के लिए भी बाहर निकलना था, उसके रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना था, तो कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको बाहर निकलना था, तो कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर जूझ रहा था, परेशान था, इसलिए वो बाहर निकल रहा था। और उन सबकी परेशानियों को देखते हुए उन्हें रोकना, उनकी हर समस्या का समाधान करना हमारे लिए चुनौती था। खास तौर पे जब गर्भवती महिलाएं थी, तो जब हम लोग उनको कह रहे थे कि आप घरों में ही रहो, तो वो कह रही थी कि मैडम घरों में ही क्या जापा कराएंगे हम लोग, और अगर हम घर के अंदर ही कराएंगे तो कितनी परेशानी हो सकती है, किसी के साथ रिस्क हो सकता है, हम हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पे आपने सारी गाड़ियां बंद कर रखी हैं, हम कैसे वहां तक जाएंगे, आप ये बताइए। तो उनके लिए हमने अलग से व्यवस्थाएं कराई। हमने सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं का सर्वे कराया, ताकि कोई झूठ ना बोले हमें, कितनी गर्भवती महिलाएं हमारे कर्फ्यू वाले एरिया में रह रही हैं, उन सबका सर्वे करा के उनको अपने नंबर दिए कि आपको जब भी 24 घंटे में जरूरत हो
तो मानवीयता के हिसाब से हम आपको अपनी गाड़ी के अंदर लेके जाएंगे, हॉस्पिटल तक छोड़ के आएंगे। और ये हमने किया भी। हमने लगभग 40,000 महिलाओं का सर्वे किया, गर्भवती महिलाओं का, और उनको चिकित्सा की सुविधाएं भी दी। और इसके बाद में जब बच्चे वहां पैदा हुए तो कितनी भी महिला ऐसी थी जो कि उन महिलाओं को कोरोना हो गया वहां जाने के बाद में, तो उनके बच्चे जो उनको अलग रखे गए। और उनके जो जब होते ही वो बच्चे जब हमारी गोद में दिए गए तो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे हमारे हों, हमारे परिवार के सदस्य के बच्चे हों। सो अल्टीमेटली इस तरीके की चुनौतियां भी हमने फेस की। उधर ही कहीं यंग बच्चे जो असामाजिक तत्व थे, जो भाग भाग के बाहर निकल रहे थे, हमारे को मतलब वो बाहर भाग रहे हैं, हम उनके पीछे भाग रहे हैं उन्हें अंदर करने के लिए। अभी भी कई लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी बना के नहीं चल रहे, इतनी भीड़ है, तो उन सबको कंट्रोल करना अभी भी चुनौती है। तो हम उनको अवेयर कर रहे हैं, जागृति चला रहे हैं, जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। श्योर मैम, श्योर, अभी तो खत्म नहीं हुआ है कुछ भी, बट सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है और होपफुली जल्दी खत्म होगा सब कुछ। या तो हम लोग भी उसी तरीके से चल रहे हैं कि जैसे जैसे जनता अभी सपोर्ट कर रही है, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाइश करने की। थोड़ी अवेयरनेस आ गई है सबके अंदर, तो आई गेस सब थोड़ा सब समझने लग गए हैं। पहली जो वो थी लहर, उसमें शायद इतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं थी, लोग बस समझ नहीं पाए। लेकिन जो सेकंड लहर आई उसमें लोगों को काफी समझ में आ गई चीजें, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी, चाहे दूर के रिश्तेदार को ही देखो, उसको कहीं ना कहीं कोरोना हुआ, और किसी ने अपने बहुत नियर एंड डियर। ऐसी परिस्थितियां जब लोगों के सामने आई है तो लोगों ने कोरोना को समझा है, और अब इस महामारी को लोग लेकर तीसरी लहर के लिए हर व्यक्ति चिंतित भी है। यस मैम। तो मैम अब मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बार हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है एंड काफी बड़ा ओकेजन है, सब बहुत ज्यादा प्राउड हैं और सबको काफी खुशी है। तो जयपुर की पुलिस के क्या प्लान्स हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए? हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा त्योहार होता है, ये पुलिस का ही त्योहार होता है, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि डेफिनेटली कहीं न कहीं से हमारा जो है वर्दी का जुड़ाव रहता है, हमारा खुद का मन का जुड़ाव रहता है। हर व्यक्ति हमको इस दिन सैल्यूट करता है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। तो पुलिस इसके लिए बहुत सारी तैयारियां शुरू, मतलब हम लोग 15 दिन से लगातार रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि परेड हमें ही करनी है वहां पर स्टेडियम के अंदर, और सारे स्टेडियम की व्यवस्थाएं भी हमें संभालनी है। उसके अतिरिक्त जगह जगह जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनमें पुलिस ही अपना योगदान देगी, क्योंकि इस दिन पर जो आतंकवादी हैं उनके भी हमको थ्रेट्स मिले हुए होते हैं, तो उस हिसाब से भी हम अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। तो पुलिस अपनी तैयारी पूरी करके रखती है। उसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे लिए चूंकि ये बहुत बड़ा त्योहार है, तो हम कुछ नया, कुछ अलग करते हैं। अभी वर्तमान में हमने, चूंकि मैं निर्भया स्क्वाड की नोडल अधिकारी हूँ, तो महिलाओं के लिए हम लगातार अभियान चलाते हैं। तो अभी हमने ऑपरेशन सेफर व्हील करके एक अभियान चलाया है, जो महिला और बालिकाओं को सुरक्षा देने के में है। इसमें हम ये कर रहे हैं कि बच्चियां जो ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सफर कर रही हैं, तो उनका सफर होना चाहिए वो बिल्कुल बेफिक्र होना चाहिए। यही हम लोग अपना कर रहे हैं कि हर महिला अपने आप को सुरक्षित समझे। इसके लिए हमने क्या किया, अपने निर्भया को सादा वर्दी में जगह जगह तैनात किया है। यानी कि हमारी निर्भया स्क्वाड की महिला ऑफिसर्स सादा वर्दी में महिलाओं के साथ बसों में सफर कर रही हैं, मेट्रो में सफर कर रही हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह बस स्टॉप पर खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर जितने भी मंचले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि अभी हमारे को 15-20 दिन इस अभियान को शुरू किए हुए हैं, और अभी तक हमने 42,000 लोगों से अपनी ये जानकारी शेयर की है, मतलब कानून की उनको जानकारी दी है फेस टू फेस। उन्हें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में बताया है। हमने लगभग 6,000 के करीब स्टिकर्स चिपकाए हैं। इसके अतिरिक्त 150 से ऊपर मंचलों को उठाया है, बंद कर दिया है। 249 जो कार्रवाई मंचलों के खिलाफ की है, और 151 में हमने बंद किया है। जेब कतरियां भी हमने पकड़ी हैं, जो कि बसों के अंदर जेब कतरियां के काम कर रही थी, उन्हें भी हमने सादा वर्दी में पकड़ा है और उठा के बंद किया है। और इसके अतिरिक्त हमने जब सादा वर्दी में इतना काम कर रहे थे, तो कुछ जगह ऐसी मार्मिक घटनाएं भी हुई कि एक महिला थी जिसका बच्चा वो अपने बस में भूल के चली गई थी और बाहर हल्ला मचाए हुई थी काफी टाइम से। तो हमारे पास चूंकि वायरलेस सिस्टम होता है, हमारे पास में सारी व्यवस्थाएं होती है, तो उनका किस तरह का कोई बच्चा हो तो ढूंढो। क्योंकि हमारी हर महिला बसों में सफर कर रही थी, तो एक महिला को, जो हमारी निर्भया को बच्चा मिला भी, तो हमने तुरंत हैंड ओवर किया। तो वो एक बड़ा मार्मिक दृश्य था। उसके अतिरिक्त मंद बुद्धि जो महिलाएं हैं वो भी हमें मिली,
उन्हें भी उनके परिवारजनों से मिलाया, वृद्ध जनों को भी जो बिछड़े हुए थे उन्हें भी अपने घर वालों से मिलाया। मतलब 15 दिन के अंदर हमने काफी हद तक जनता से जुड़ाव करने का कार्यक्रम किया। ये हमारा स्वाधीनता दिवस पे ही हमने इसको इसको शुरू करने का था, लेकिन हमने कुछ दिन पहले इसको शुरू किया ताकि हम इसको रक्षाबंधन तक एक बेस्ट गिफ्ट हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को दे सके। तो ये कार्यक्रम हमने ये 15 अगस्त की उसमें ही किया है और इसको लगातार हम लोग चला रहे हैं और निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। यस मैम, श्योर, काफी अच्छा लग रहा है। जी मैम बिल्कुल, ये सुन के एकदम छाती चौड़ी टाइप हो जाती है कि हमारे देश में भी ऐसा काम पुलिस वाले कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मैम सब सुन के ऐसा। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी भी महिला, किसी भी बच्ची को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें 1090 पर कॉल कर सकती है। हमारी हेल्पलाइन है। अगर आप नंबर भूल भी जाए तो 100 नंबर से आप कॉल करके बोल सकते हैं कि महिला गरिमा हेल्पलाइन से हमें अटैच कर दीजिए, या आपको कोई भी परेशानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप निर्भया को हमारे घर भेजिए, निर्भया को हमारे पास भेज दीजिए। इसका फायदा ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, किसी भी तरीके से छेड़खानी कर रहा है, परेशान कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहा है, मिस कॉल दे रहा है, कुछ भी आपको टेंशन दे रहा है, तो आप अगर इस पे कॉल करेंगी तो हमारे पुलिस जो है आपके घर आ जाएगी। आप घर पे भी नहीं बुलाना चाहते तो आप जहाँ कहोगे वहां मिल लेंगे। यानी कि आपको थाने पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको FIR दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, हम उसे उठाकर अगर बंद करने वाला मामला बनता है तो बंद करेंगे और पाबंद करने वाला मामला है तो पाबंद करेंगे, लेकिन आपको सुरक्षित वातावरण दिलवाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। बस जरूरत है एक कॉल करने की। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि डरो मत, कॉल करो, क्योंकि ये हेल्पलाइन आप ही के लिए बनी है। इसके अलावा चूंकि अब जमाना मोबाइल का है तो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी हमने चालू किया हुआ है 8764868200। मैं वापस रिपीट करूंगी 8764868200। आप इसके ऊपर भी अपनी कंप्लेंट लिख के फोटो खींच के भेज दीजिए। कोई भी क्राइम अगर आप होता देख रहे हैं तो आप उसका फोटो खींचिए। कोई भी रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, और इस पे भेज दीजिए। इसको पूरी हमारी एक सोशल मीडिया की टीम ऑपरेट करती है, तो कार्रवाई इस पे जरूर होगी। तो निश्चित रूप से आप अपनी मदद करें। साथ ही हो सकता है कि आपको इन नंबरों की जरूरत नहीं हो, लेकिन किसी और को इन नंबरों की जरूरत हो, तो इन नंबर को आप ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप करें, मैसेज करें और सर्कुलेट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि मैं अपना बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, पर मैं किसी और का बेहतर करूं तो बहुत फर्क पड़ता है। तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आज के युवा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, स्पेशली जो खाकी से सम्मानित होकर देश को सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैं हर युवा वर्ग को ये कहना चाहूंगी कि आप ही मेरे देश का भविष्य हो, आप ही मेरे देश का कल हो। अगर आप सशक्त होंगे, आप अगर टेक्निकल एक्सपर्ट बनेंगे, अगर आप लोग शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होंगे, अगर आप लोग पढ़ाई में अव्वल होंगे, तो डेफिनेटली मेरे देश का आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने आप को निखारिए, क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई टैलेंट जरूर दिया है। आप उस टैलेंट की परवाह कीजिए, उस टैलेंट को निखारिए और अपने अंदर से उस चीज को बाहर लाइए, ताकि हमारे देश को यह फायदा हो सके। और जब आप आपकी जिस भी चीज में आपकी रुचि है उसमें आपका 100% दीजिए। जब आप किसी काम में अपना 100% देते हैं, तो मैं फिर आपको वही वाली बात कहूंगी, जब आप किसी भी काम में अपना 100% देते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। तो कोई भी नौकरी अगर आई, आप 100% दीजिए, पूरा नौकरी आपकी होगी। जरूरत यह है कि बस हम अपना 100% दें, जिस भी चीज के लिए लग रहे हैं उसमें पूरे तन मन से लग जाए, तो सारी फिर बाकी की जिम्मेदारी हमारी होगी। यानी कि कामयाबी आपकी होगी, जिम्मेदारी हमारी होगी, और निश्चित रूप से हम सब मिलकर एक बेहतर कल का निर्माण करेंगे। मेरा यह मानना है, क्योंकि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। तो अब आप भी वो लोग हो जो इतिहास बनाने वाले हो, इसलिए अपना 100% झोंक दो, तो निश्चित रूप से कल आप में से हमारे बेहतरीन हीरे बाहर निकलेंगे, जो भारत में नहीं
पूरे विश्व में हमारा जो है झंडे को ऊंचा करेंगे। और मैम यस मैम, काफी जोश भर दिया आपने हमारे अंदर। अभी मन कर रहा है हम जाके अभी पुलिस से जाके कुछ करें, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हाय, आप सब लोग हमसे जुड़ सकते हो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की, आप सभी लोग हमसे जुड़ भी सकते हो। खास तौर पे महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए हमने एक नई योजना शुरू की है, नाम है सुरक्षा सखी। हम सुरक्षा सखी के रूप में महिलाओं को और बच्चियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उन्हें हम लोग एक अपना वो भी देंगे, आपको कार्ड भी देंगे जिसमें कि आपको सुरक्षा सखी बनाएंगे, ताकि हर मोहल्ले वाइज हम लोग आप लोगों को अपने साथ जोड़ सके, वहाँ के क्राइम और वहाँ के उस पर अपन कंट्रोल कर सके, कोई भी परेशानी हो उसका निदान कर सके। तो एज ए वॉलेंटियर आप हमारे साथ में काम कर सकते हैं। महिलाओं को तो सुरक्षा सखी, और जितने भी हमारे लड़के हैं, हमारे पुरुष हैं, के लिए पुलिस मित्र। तो आप पुलिस मित्र बनिए और सुरक्षा सखी बनिए, जरूर से जरूर बनिए, ताकि पुलिस हमेशा आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले। यानी हम आपके साथ चलना चाहते, आपके सहयोग की हमें जरूरत है। यस मैम, हम काफी अच्छा लगा ये सुन के, पता नहीं था, बट हाँ अब ये काफी अवेयरनेस फैलेगी लोगों में, तो काफी लोग वॉलंटियर करेंगे इसके लिए। नहीं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मुझे पता लगा कि आपका ट्यूशन मिस हुआ और ये सारी बात हुई, तो मैंने कहा कि यार मेरा एक मीटिंग की वजह से इतना हल्ला बोल हो गया। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपका टाइम जो है थोड़ा सा किल कर दिया। ना मैं No, ma'am. नो मैम, वो ट्यूशन छूटना पूरा वर्थ इट था मैम। सो स्वीट ऑफ यू। यस मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सच में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वंस अगेन। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। थैंक यू मैम, आपको भी मैम। मैम आप मैम रियल हीरो तो। यस मैम, आपको भी मैम, आपको भी मैम। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट बेटा। ओके, बाय बाय। Every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but we also pay tribute to the ones who fought for it, to the ones who held a vision for our country, and to the ones who sacrificed themselves for the same. It is our responsibility as proud citizens of this country to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Thank you, ma'am, for sharing your story and taking out your precious time for us. Thank you everyone for listening to this episode. Stay tuned for the next one. Until then, goodbye. Stay home and stay safe, and happy Independence Day, guys.